पूरी दुनिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पिछले कुछ दिनों से बड़ी टेंशन में, और इनकी ये टेंशन जो है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। बिकॉज आप देख ही रहे हो कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है यार, बहुत बुरा हाल है, बड़ा जुल्म हो रहा है। सबको 2018 2019 वाले दिन याद आने लगे हैं। वैसे मार्केट क्यों क्रैश हो रही है, कब तक ये सिचुएशन आगे ऐसे ही बनी रह सकती है, इस पर मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में डिटेल में बात की है, आप उनको देख सकते हो, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में बात मैं करूंगा उन सवालों की, इनफैक्ट उन सवालों का जवाब जानेंगे जो पिछली कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपने सबसे ज्यादा पूछे। लाइक इस बियर मार्केट में कौन से कॉइन्स, कौन से टोकन्स पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हो, एंड क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हुए इस वक्त स्पेशली आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, और आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स एंड इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू क्रिप्टो खरीदना कितना सेफ है, कितना अनसेफ है, ये भी जान रहे हैं। आज मेरे साथ है वेब3 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिटअर्निंग के फाउंडर काशिफ रजा। एंड सबसे पहले काशिफ पर थ्रो करेंगे वही सवाल जो आपने सबसे ज्यादा पूछा कमेंट सेक्शन में, कि इस बियर मार्केट में जब हर तरफ ह्यूज सेल ऑफ चल रहा हो तो ऐसे में आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इट्स अ पैनिक सिचुएशन फॉर ऑल। ऐसी मार्केट को काशिफ कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो जो नया इन्वेस्टर है उसको ये बोल के ये कहा जाता है कि बिटकॉइन जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है, और क्रिप्टो जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बहुत बढ़िया हेज है। अगर आपका इन्फ्लेशन 8% है तो क्रिप्टो बहुत तेजी से ग्रो होता है। तो ये देखिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर ये किसी ने बोल के बताया है तो, और आप ये सोच रहे हो कि मैंने परसों पैसे लगाए और अभी 6 महीने बाद कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वॉलेटाइल है, क्रिप्टो ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है वहां पे, यहाँ पे तो सिर्फ $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। अगर मैं ग्लोबली बताऊं, अकेला जो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये 2-2 ट्रिलियन की कंपनीज है। तो 2 ट्रिलियन की एक कंपनी के मुकाबले आपका क्रिप्टो इज ओनली 3 ट्रिलियन। तो इससे क्या साबित होता है कि अभी कम लोग हैं, मतलब पूरी दुनिया में 221 मिलियन लोग ही हैं क्रिप्टो में। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इंडस्ट्री नई है। अगर आपको यहाँ पे ये बोल के भेजा गया है, किसी ने एडवाइस किया है कि इसमें लगा दे और ऐसा हो जाएगा, मैं आपको बताऊं तो आपको कम से कम यहाँ पे 3 से 4 साल की आउटलुक के साथ एंटर करना चाहिए, और कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी आपको इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए जो आपको अगले 6 महीने में जरूरत पड़ सकती है। कई लोगों को फीस जमा करनी होती है, कई लोगों के घर में शादी होती है, कई लोगों के घर में इलाज चल रहा होता है, वो क्या करते हैं, स्पेयर कैश को क्रिप्टो में डाल देते हैं। ऐसी बहुत कहानियां हमने सुनी है। ऐसा गलती कभी मत करिए। क्रिप्टो के अंदर वो पैसा डालिए जो आपको खोने का दर्द ना हो, डर ना हो। क्योंकि कई बार यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो जीरो भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत क्रिप्टो में लगा दिया तो यहाँ जीरो भी हो जाता है। बहुत रिस्की फील्ड है, इस रिस्क को पहचानिए। यहाँ पे अगर बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज भी है, उनसे ज्यादा लॉस की स्टोरीज है। लॉस की स्टोरीज को पढ़ना शुरू करें। यहाँ पे हमेशा मैं आपको सतर्कता के बरतिए। हमेशा आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आपको खोने का डर ना हो। आप अपने पोर्टफोलियो को बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। ये इंडस्ट्री अभी नहीं है, हाँ आने वाले टाइम में बहुत बड़ी हो जाएगी, और लेकिन उसमें वक्त लगेगा, रातों रात कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है नए इन्वेस्टर से, और या जो ऑलरेडी है इसमें, कि उतना पैसा मत लगाइए जितना आपको सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कई बार लोग ये सोचते ही नहीं है और सारा पैसा अपना इसके अंदर लगा देते हैं। काशिफ, कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि उन्होंने कुछ टोकन्स में इन्वेस्ट कर लिया था, एंड अब वो गिरते ही जा रहे हैं, रेगुलर यही सीन चल रहा है, कुछ आगे उनको होप भी नहीं दिख रही इन टोकन्स में। तो ऐसे में अगर कोई बिटकॉइन, ईथर जैसे एस्टेब्लिश क्रिप्टोज के अलावा दूसरे जो नए टोकन्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने की सोचता है, तो उनको क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीजें जो है वो माइंड में रहनी चाहिए इन्वेस्ट करते हुए नए टोकन्स में? टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं, जब इंटरनेट आया था सबसे पहले, तो इंटरनेट के को एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना गया। अरे इंटरनेट इंटरनेट, अब तो हर चीज डॉट कॉम पे चलेगी। तो जिसको हम डॉट कॉम बूम भी कहते हैं, तो जिसके अंदर 450 आईपीओ जो थे इंटरनेट के पॉपुलर होने के 1 1.5 2 साल के अंदर 450 आईपीओ आ गए। 450 के 450 आईपीओ टू द मून चले गए, मतलब एकदम रॉकेट की तरह उनके प्राइसेस ऊपर, हर एक बंदा वाज टॉकिंग अबाउट इट। बट अगले 2 साल बाद उसपे सिर्फ 76 बचे, बाकी सिर्फ सारे वैनिश हो गए। उन 76 के अंदर से भी अगर हम देखें, 76 आईपीओ के अंदर से भी अगर हम देखें, आज की डेट में जो एक्चुअली में बहुत बड़ा नाम बना पाए तो वो सिर्फ 7-8 ही थे जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। जो ये ऐसी कंपनीज है, ये उस जमाने की जो कंपनीज हैं वो आज अपना नाम बना पाई और $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ये इकोनॉमी को बना पाई। तो इसका मतलब क्या, इससे क्या हमने सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी का एक दौर आता है उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट पैदा होता है, बहुत सारे कैपिटल आता है, टैलेंट आता है, वहां चीजें
फास्ट तरीके से बन रही होती हैं। आपको लग रहा होता है हर चीज जो है वो सक्सेसफुल होगी, मैं जिस चीज के अंदर हाथ डालूंगा वो सोने की चिड़िया बन जाएगी, ऐसा व्यतीत होता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। तो लेकिन उसका फ्लिप साइड ये होता है कि 95% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो जाता है। ये ये दुनिया की सृष्टि इस तरीके की रचना है कि आपके सारे, आप स्टार्टअप्स में देख लो, आप वेब 2 में देख लो, आप नॉर्मल कंपनीज में देख लो, आप स्टॉक मार्केट में देख लो, सारी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। कुछ ही चंद कंपनियां होती हैं जिसमें नेटवर्क इफेक्ट आ पाता है। तो शुरुआती दिन है, इसलिए आपको और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ आपके मार्केट के अंदर दिख रहे होते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि कोई शेयर है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे दिख तो रहा है, लेकिन उनकी जो प्रेमाइसिस है वहां ना तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उनके कारखाने के बाहर एक चौकीदार बैठा है, जब उस चौकीदार को बोलो कि यार ये अंदर कारखाना दिखा, तो अंदर बत्ती गुल है क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल ही नहीं जमा किया। ठीक है, और बाहर से तो आपको दिख रहा है कि फैक्ट्री है, लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो एक चौकीदार बैठा है और अंदर एक अकाउंटेंट बैठा है। अकाउंटेंट जो है वो इसलिए बैठा है कि यार कोई हिसाब किताब देना है, वरना काम कुछ नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ऐसा कई बार होता है कि दिख तो रहे हैं, लेकिन उनका आप चेक कर सकते हो। जैसे गिट हब है, गिट हब पे जाके आप देख सकते हो कि कुछ कोडिंग पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ प्रोजेक्ट पे काम, उनके ट्विटर पे जाके देख सकते हो, उनके टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, उनके और डेप्थ में जाके आप चेक कर सकते हो कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वहां से आपको अंदाजा लग जाता है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो रही, कोई मीडिया कवरेज भी नहीं हो रही, कोई नई अनाउंसमेंट नहीं हो रही, कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा। वहां से आप आंकलन लगा सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एनर्जी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं शुरू में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स एक दूसरे की कॉपी हैं। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी होता है कि जो इसमें लीडर है, जो लीड कर रहा है, जिसके ऊपर ट्रैक्शन है, जो सेफ है, जो बहुत कुछ सालों से एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर लिंडी इफेक्ट है। लिंडी इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर एबीपी 15 साल से ये न्यूज चैनल चल रहा है, तो एक आकलन लगाया जा सकता है कि हाँ ये अगले 15 साल और चलेगा, क्योंकि इसके पीछे नेटवर्क इफेक्ट है, इसके ऊपर प्रूफ ऑफ वर्क है, एबीपी के पास नाम है, एंकर है, टीम है, इनकी इनकी पीआर अच्छी है। तो हाँ, लेकिन अगर कोई नया न्यूज चैनल आए और वो बोले मैं हूं कल का एबीपी, आप विश्वास करोगे? आप नहीं करोगे। सिमिलरली आपको ये देखना है कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कौन सा वो प्रोजेक्ट है जिसने लीड किया था और जिसके ऊपर नेटवर्क इफेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके से चीजों को देखना। ओके काशिफ, आपने अभी ये समझाया कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स कैसे कौन से टोकन्स के डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, बट आजकल लोग आईसीओ लेवल पर भी कॉइन्स खरीद रहे हैं। सो आईसीओ क्या होता है और इस स्टेज में न्यू कॉइन्स में पैसे इन्वेस्ट करना कितना सेफ होगा लोगों के लिए, ये भी बता दें। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का मतलब होता है जैसे आईपीओज होते हैं, तो कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है, वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है और इस अमेजिंग सोल्यूशन को चलाने के लिए मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, टीम चाहिए, मेरा एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इनवाइट करता हूँ, ये मेरा व्हाइट पेपर है, मैं इसको रिलीज करता हूँ, प्रोस्पेक्टस को व्हाइट पेपर कहते हैं। ये मेरा व्हाइट पेपर है, ये आप चीजें देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप इतना, ये मेरा टोकन है बेसिकली। तो अपने टोटल फंडिंग को एलोकेट कर देता है, डिवाइड कर देता है टोकन्स में, उन टोकन्स को वो एलोकेट कर देता है कुछ टीम के लिए, कुछ एडवाइजर के लिए, कुछ मार्केटिंग के लिए और कुछ इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स उन टोकन्स को बाय करते हैं इस उम्मीद में कि ये कंपनी का जो फाउंडर है अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले गया तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि मेरे टोकन का प्राइस एक्सचेंज पे जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये बेसिकली सिक्योरिटीज के अंदर आ जाता है। तो काफी सारे दुनिया के अंदर यही डिबेट चल रही है इस वक्त की जो आईसीयूज है, और जनरली उनको एज अ सिक्योरिटी ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज जो इक्विटी मार्केट के अंदर जैसे शेयर्स इशू होते हैं उसी तरीके से ये आईसीयूज भी। तो इसलिए आपको, क्योंकि आईसीयूज अनरेगुलेटेड है पूरी दुनिया में, आपको पहली बात आईसीयूज के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, फ्रेश आईसीयूज के अंदर, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। क्योंकि आप बेसिकली अगर किसी अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को वो कंपनी भाग गई तो कोई रिकोर्स नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आप एक फाइनेंशियल ट्रबल में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका अगर वो एंटिटी किसी बाहर देश में रजिस्टर्ड है और आप इंडिया में हो या कहीं और, आप अगर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये करना ही नहीं चाहिए ऑन फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि जो आईसीयूज इसलिए भी रिस्की होते हैं क्योंकि
इनके पीछे एक सेंट्रल एक एंटिटी होती है। कई बार ही देखा है कि उन फाउंडर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, कई बार फाउंडर्स कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो जहां पे भी ये सेंट्रल एंटिटीज होती हैं, एक दो फाउंडर्स होते हैं, तो आपको जब तक उनका बैकग्राउंड ही नहीं पता, आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके सोल्यूशन को समझने की, तो क्योंकि काफी सारे सोल्यूशन B2B होते हैं, कुछ B2C होते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कि प्रोडक्ट सॉल्व क्या करता है। कोई भी ऐसी चीज जहां आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि क्या आप करता है, कि इसके पीछे टीम कौन है, आपकी रिसर्च कमजोर है, आप फोमो में आके, जनरली लोग फोमो करते हैं कि यार पैसा डाल देते हैं यार। आईसीयूज में जनरली होता क्या है, एक्सचेंज पे जैसे ही वो टोकन आते हैं वो 2x 3x हो जाते हैं। तो ये पास्ट में देखा गया है मैक्सिमम। तो लोगों को फोमो ये होता है कि यार आज डाल दो कल 2x हो जाएगा। अब वो जमाना गया, 2017 था आईसीयूज का जमाना। अब तो आईसीयूज आते भी नहीं है, और जो आते भी हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके लिए स्ट्रेटेजी यही है कि आप इन्वेस्टर हैं, अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको जो मार्केट कैप के अंदर, आप कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको के अंदर जो टॉप 2-3 है कॉइन्स, उनके अंदर आप देखिए कि मेरे को एक एसआईपी के तौर पे, और उतना ही पैसा जितना आप खो सकते हैं उसको एसआईपी के फॉर्म में आप करें, तो आई थिंक ये एक सबसे राइट स्ट्रेटेजी होती है। इससे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। काशिफ, मैंने एक बात और देखी है इंडस्ट्री में कि इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करूं कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू वो क्रिप्टो खरीदते हैं, तो ये कितना सेफ होता है और ऐसा करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसका क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है, इसमें आप पूरा समझाएं। देखिए, मैं हमेशा एडवाइस ये करता हूँ, आज की डेट में इंडियन एक्सचेंजेस सक्षम है और मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे अच्छे टोकन्स होते हैं। इंडियन एक्सचेंजेस का, क्योंकि उनको पता है कि वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ रेगुलेशन की क्लैरिटी नहीं है, वो काफी कोशिश ये करते हैं कि उन्हीं टोकन्स की ड्यू डिलीजेंस करके वो टोकन्स को लिस्ट करते हैं। जब इंडिया के अंदर टोकन्स अवेलेबल है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है, पहली चीज। फिर भी अगर आप बाहर की एक्सचेंज पे जाते हैं तो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है और उम्मीद करी जाती है कि ये गाइडलाइंस जल्दी ही क्लियर होंगी, उम्मीद की जा रही है कि कंसल्टेशन पेपर में इस पॉइंट को भी रखा जाएगा कि जो बाहर के वॉलेट्स में या बाहर की एक्सचेंजेस पे या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अगर आप डील कर रहे हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका, क्या वो सही है गलत है। तो तब तक आप, अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, एक नॉर्मली आप एक ट्रेडर नहीं है जिसको बहुत सारे कॉइन्स, बहुत फास्ट लिक्विडिटी, बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, आपके लिए इंडियन एक्सचेंजेस आर वेल सफिशिएंट। मैं हमेशा एडवाइज ये करूंगा कि आप इंडियन एक्सचेंजेस पे केवाईसी करके वहीं पे ट्रेड करें। अब लास्ट में काशिफ आप ये बताएं कि मार्केट में हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ वक्त में, बिटकॉइन के साथ ये क्या चल रहा है, मतलब इतना नीचे कैसे, यार बात हो रही थी कभी $100,000 जाएगा और अभी $20,000 पर आ गया, मतलब बिटकॉइन का फ्यूचर अब कैसे देख रहे हैं आगे। देखिए, मार्केट में जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ये बता रहा है कि इस टाइम मार्केट अपने सबसे फियरफुल फेज पे है। मतलब जब सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो, फियरफुल हो, तो उस समय पे ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस उसका रिफ्लेक्शन है। और काफी समय से ये फेयरफुल है। और होता क्या है कि जब जब फेयरफुल होता है, जबकि बिटकॉइन के सराउंडिंग काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर आप देखें, वहां पे फिडेलिटी एक कंपनी है जो कि 23,000 कंपनियों का रिटायरमेंट प्लान करती है यूएस के अंदर। तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि अब जो एम्प्लॉयज हैं वो रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर बिटकॉइन को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, और कुछ पोर्शन अपना, कुछ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन बिटकॉइन में ऑप्ट कर सकते हैं। अगर किसी इन 23,000 कंपनीज के अंदर से किसी एम्प्लॉय ने टिक कर दिया कि हाँ जी मेरी एलोकेशन कर दो, तो सोचो उसकी एलोकेशन फिडेलिटी बिटकॉइन में कर देगी। इट्स लाइक अ प्रोविडेंट फंड कंपनी जो इंडिया में है ना अपनी, तो फिडेलिटी वहां पे ये काम वहां के लिए करती है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है यार, आप सोचो। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन प्राइस पे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि दिखेगा नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं दिखेगा कि ओवरऑल सेंटीमेंट। चाहे चाहे आप ऑलरेडी जितनी मर्जी डेवलपमेंट हो जाए, इस टाइम आपका फियरफुल सेंटीमेंट है। प्लस मैंने आपको जो शुरुआत में बताया कि ऑलरेडी आप अखबार उठाओ, आज किसी भी देश में आप अखबार उठा लो, मैं तो क्योंकि पूरे दुनिया के जो टॉप अखबार है एक बार उनकी हेडलाइन जरूर देखता हूँ, और एबीपी के माध्यम से भी, एबीपी में काफी डिबेट्स होती हैं इन्फ्लेशन को लेके, और रिसेशन को लेके भी डिबेट्स मैं देख रहा था आपके चैनल पे हो रही थी कि क्या रिसेशन सच है, क्या रिसेशन आ सकती है। जब इस तरह की डिबेट्स हो रही हैं और जो दुनिया के अंदर जो माहौल क्रिएट है, जनरली लोग कैश में रखना चाहते हैं या उस एसेट में रखना चाहते हैं जो हाईली लिक्विड हो और सेफ हो, जैसे कि गोल्ड।
आप देख रहे होगे इन दिनों में गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड को सेफ हेवन की तरह माना जाता है। बिटकॉइन को भी आगे इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि बिटकॉइन का नंबर इतना छोटा है, उसके अंदर यूजर्स इतने कम हैं कि अगर मैं गोल्ड के मार्केट कैप से इसको कंपेयर करूं तो गोल्ड 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और बिटकॉइन 600-700 बिलियन यूएस डॉलर है। तो उस कंपैरिजन को हम देखें, उस विड्थ को देखें, उस डेप्थ को देखें कि हाँ, गोल्ड से इसको अभी कंपेयर करना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, जब इसका मार्केट कैप 8-10 ट्रिलियन हो जाएगा तो ये भी गोल्ड की तरह ही आपको एक हेज बन जाएगा जो इन्फ्लेशन और रिस्क के अगेंस्ट। बट अभी जो बेस्ट सिनेरियो ये लग रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, वॉलेटाइल एसेट से निकल के सेफ हेवंस या कैश में रहना पसंद कर रहे हैं।